भारत में एक बीमारी है जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। वो कुछ जगहों पे ज़्यादा पाई जाती है और कई बारी भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल एनीमिया की बात की है। भारत के कुछ वैज्ञानिक अब उसकी खोज में लगे हैं और उसको समझने में लगे हैं और उससे कैसे क्या उपचार किया जाए उसकी बात कर रहे हैं। मेरे साथ हैं गिरिराज चंडक साहब। वो पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन रिसर्चर हैं सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में, और सिकल सेल एनीमिया और डायबिटीज़ पे उनकी बहुत पकड़ है। डायबिटीज़ बड़ी बीमारी है, उसकी कभी और बात करेंगे। आज सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। डॉक्टर चंदक, ये सिकल सेल एनीमिया क्या बीमारी होती है और किसको होती है? सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिज़ीज़ है और आमतौर ये बच्चों में पाई जाती है। ये बात और है कि कभी कभी ये बीमारी इतनी छुपी सी रह जाती है कि ये एडल्ट स्टेज में डायग्नोज होती है। ये बीमारी कुछ करीब 10-11 राज्य हैं जिसमें बहुत कॉमनली होती हैं और ज़्यादातर ये अपने आप को प्रेजेंट करती है। एक बच्चे में एक थकान रहती है, उसके सारे शरीर में, विशेषकर जोड़ों में, जैसे घुटनों में, एंकल्स में, इन सब में बहुत दर्द रहता है। कई बार उसको हमेशा बुखार रहता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक बच्चा बचपन से ही एक बीमार सा बच्चा रहता है, हमेशा दर्द से भुगतता रहता है और उसको कई बार कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसको हम क्राइसिस स्टेज कहते हैं। उस स्टेज में उसका हीमोग्लोबिन सडनली ड्रॉप हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है और बहुत सीवियर पेट में दर्द या ऐसे होता है। उस वक्त इनको भर्ती करना आवश्यक होता है और कभी कभी इन सब सिचुएशंस में बच्चे की मौत भी हो जाती है। तो ये सिकल सेल एनीमिया किस कारण से होता है? ये सिकल सेल एनीमिया, जैसा मैंने बताया, एक आनुवांशिक बीमारी है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो जीनोम है, जो गुणसूत्र हम जिसे कहते हैं, उसमें जैसे एक मोती की माला होती है, कई मोती उसमें लगे होते हैं, तो उसी तरह से ये डीएनए जो है ये मोतियों की माला है। और एक अगर जैसे सफ़ेद मोती की जगह अगर एक काला मोती हो जाए, जिसको हम बेस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है वो बदल जाती है और उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो एक सिकल की शेप में, यानी हंसिए की शेप में हो जाता है। और इस शेप में ये ब्लड सप्लाई आपके शरीर के हर कोने में जानी चाहिए, तो ये सिकल सेल वो हर कोने में जब जाता है तो वो टूटने लग जाता है और जब वो टूटता है तो ब्लड की कमी हो जाती है और इसकी वजह से एनीमिया सबसे बड़ी बीमारी और प्रॉब्लम होती है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान बड़ा कठिन सवाल है। जैसे हम डायबिटीज़ की अगर बात करें या किसी भी एक बीमारी की हम बात करें तो उसका एक होता है संपूर्ण उपचार, या जिसको आप कहें हिंदी में इलाज, और दूसरा है कि उसको किसी तरह से उसको मैनेज करना। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मैं कह सकता हूँ डायबिटीज़ का भी कोई पूरी तरह से उपचार संभव नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ में जो कमी होती है उसके हिसाब से इंसुलिन लेके या उस तरह की दवाई लेके हम अपने जीवन को अच्छी तरह से, अच्छी शैली के साथ बिता सकते हैं। उसी तरह सिकल सेल एनीमिया, इसका अगर आप इलाज या क्योर अगर आप कहें तो जो वो बेस सब्स्टिट्यूशन है उसको हटा देना, जिसकी वजह से सारी ये सिकल सेप बन जाना और उसका डिस्ट्रक्शन होना ये होता है। लेकिन चूँकि ये गुणसूत्र में बचपन से बच्चे के पैदा होने के साथ साथ होती है, तो इसको बदलना असंभव तो नहीं लेकिन काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए कई दवाइयाँ होती हैं जो सिकल सेल की कॉम्प्लिकेशंस को, या इसकी जो कई एक जो प्रेजेंटेशन होती हैं, जैसे पैर में दर्द होना या सांस की तकलीफ़ होना, ये सब को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। और ऐसी एक ड्रग का नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया।
तो वो आमतौर पे अगर बच्चों को या किसी भी सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति को अगर दी जाए तो उसका जीवन काफ़ी हद तक अच्छे से गुजर सकता है। तो ये जो काम कर रहे हैं आप सिकल सेल एनीमिया पे, CCMB तो बेसिक रिसर्च की लैब मानी जाती है, आपका काम क्या है और उसमें आपने क्या खोज की अभी? ये अच्छा आपने बताया कि सिकल सेल CCMB बेसिक बायोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो भी बेसिक रिसर्च करें उसको समाज के किसी तबके में उसका फ़ायदा ज़रूर खोजें। और ये सिकल सेल एनीमिया, जैसा मैंने बताया आपको कि करीब 10% लोग इसके वाहक होते हैं और 0.4% लोग इससे पीड़ित होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में कितने लोग सिकल सेल से पीड़ित हैं। तो ये मैं करीब 20-25 सालों से यहाँ CCMB में कार्यरत हूँ और शुरू से चूँकि मेरी ट्रेनिंग एक क्लिनिशियन की तरह रही है, तो मैंने शुरू से ही यहाँ जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स का काम यहाँ पे किया है। हम करीब 30-35 बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं, जीन लेवल पे डायग्नोस करते हैं और उसके बाद में परिवार को ये सलाह देते हैं कि कैसे गर्भावस्था के दौरान गर्भ से चाहे थोड़ा पानी निकाल के या कुछ टिश्यू निकाल के हम पहले से बता सकते हैं कि वो बच्चा नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा। तो इसी कार्य को 20-25 साल तक करते करते ये एहसास हुआ कि 2 बीमारियां बहुत कॉमन हैं इंडिया में। एक तो ये हीमोग्लोबिनोपैथी जिसमें बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आती हैं, और एक है मांसपेशियों की बीमारी जिसको हम मस्कुलोपैथी कहते हैं। कभी मस्कुलोपैथी के ऊपर में फिर बात होगी, हालांकि प्रधानमंत्री महोदय ने इसके बारे में भी चर्चा की है। तो जब ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में ये हुआ कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो जब मैंने शोध करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये बीमारी इतनी कॉमन है, लेकिन किसी भी एक जगह मिलजुल के इसको निदान करने का कोई एफर्ट नहीं ज़्यादा हो रहा है। कई डॉक्टर्स हैं, कई बेसिक रिसर्चर्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी अपने अपने एक लेवल पे काम कर रहा है। उस वक्त हमने CSIR के कई निदेशक महोदय से और लोगों से बात किया और मिलजुल के 4-5 CSIR लैब्स के साथ मिलके हमने एक ये CSIR सिकल सेल एनीमिया मिशन प्रोग्राम रखा। ये करीब 6 साल से चल रहा है। बहुत संक्षिप्त में अगर कहूँ तो हमें पता चल गया कि इसको पूरी तरह पकड़ने के लिए किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये है कि चूँकि ये बीमारी थोड़ी देर में पकड़ में आती है, तो इसके लिए ये बहुत अर्ली स्टेज में और बहुत क्विकली इसकी डायग्नोसिस हो सके इसके लिए हमने काम करना शुरू किया। दूसरा ये था कि कई मरीज़ों को बहुत सीवियर बीमारी होती है, किसी को होता है बहुत माइल्ड बीमारी होती है। कोई हाइड्रोक्सी यूरिया पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, कोई हाइड्रोक्सी यूरिया पे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता है। कहने का मतलब ये कि आनुवांशिक बीमारी होने के बावजूद इसके प्रेजेंटेशन काफ़ी डिफरेंट हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पे हमने खोज किया। फिर इसकी दवाई उपलब्ध नहीं है, सिर्फ हाइड्रोक्सी यूरिया के अलावा और कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। तो हमने और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके इसके ऊपर में काम किया। और फाइनली आपने जो पूछा कि इसके उपचार या संपूर्ण रूप से उपचार के लिए उस बेस सब्स्टिट्यूशन को बदल देना, जिसको आजकल जीनोम एडिटिंग या क्रिस्पर बेस एडिटिंग के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर भी हमने काम किया। तो ये आज 6 साल के अंत पे आज हमारे पास में हमने करीब 25 से 28 लाख स्कूल चिल्ड्रेन और आम जनता में लोगों के साथ स्क्रीनिंग किया है और इससे हमें लाखों में कैरियर या वाहक पता है, हज़ारों में हमारे पास में पेशेंट्स हैं जिनके ऊपर में हमारे पास डिटेल्स है। इनके ऊपर में हमने कई बायोमार्कर स्टडीज़ की है और हम अब इस स्टेज पे हैं कि हम बता सकते हैं कि किस मरीज़ का क्लिनिकल कोर्स बहुत सीवियर होने वाला है या माइल्ड होने वाला है, उसको हाइड्रोक्सी यूरिया ट्रीटमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ एक उपलब्धि है, हमने एक होल ब्लड बेस्ड एक
एक पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस जनरेट किया है, जिससे बहुत ही जल्दी और आसानी से एक बच्चे की स्क्रीनिंग और उसके साथ साथ उसकी जेनेटिक जांच भी हो सकती है। और ये काफ़ी सस्ता भी है, और हम इसको हम सोचते हैं कि ये प्रधानमंत्री महोदय के नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन प्रोग्राम में भी ये एक कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम NHM और DHR के साथ में इस सिलसिले में बात कर रहे हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है उपचार के सिलसिले में। तो अब हमने 4 इंस्टीट्यूट, इन CSIR के इंस्टीट्यूट ने मिलके ऐसे एक एंजाइम की खोज कर ली है, जिससे जिस बेस को हम बदलना चाहते हैं सिर्फ उसी बेस को हम बदलेंगे। और ये काफ़ी एडवांस स्टेज में है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसके पहले कई और रेगुलेटरी स्टेप्स वगैरह होते हैं। लेकिन हमारे ख्याल में हम सही रास्ते पे हैं, और इस रास्ते से हम बचाव, सिकल सेल एनीमिया से बचाव, किसी एक परिवार में सिकल सेल बच्चे का पैदा होना हम रोक सकते हैं, और जो पैदा हो चुके हैं उनकी तकलीफ़ों को हाइड्रोक्सीयूरिया ट्रीटमेंट से कम कर सकते हैं, और फाइनली जीन एडिटिंग के माध्यम से उनका संपूर्ण रूप से इलाज भी कर सकते हैं। आपने कहा मोतियों की माला में एक मोती बदलने से ये सिकल सेल एनीमिया होता है। एक मोती वापस लगा दो भाई साहब, ऐसा क्या है? आप तो राजस्थान से हो, वहाँ तो जौहरी एक से एक बढ़ के होते हैं, और आप तो रिसर्चर भी हो, क्लिनिशियन भी हो, तो ऐसे जौहरी हो जो नायाब हैं, यूनिक हैं। एक वो मोती बदल दो और उसको ठीक कर दो, कितना देखिए इतना लोड कम हो जाएगा, और फिर प्रधानमंत्री भी खुश हो जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री साहब को खुश करना तो दूसरी बात है, लेकिन मैं आपसे पहले मैं ये कहूँ कि करीब 6-7 साल पहले से हमने ये सिकल सेल एनीमिया मिशन पे मोती की बात करो, गोल गोल मत घुमाओ। अच्छा, इस मोती को बदलना बहुत आसान काम है, लेकिन इसमें कई तकनीकी चैलेंजेस काफ़ी हैं। सबसे बड़ा प्रिंसिपल या उद्देश्य ये होता है किसी भी इलाज का, कि आप जिस भी मरीज़ को आप ये दें उसको उससे कुछ फ़ायदा हो या ना हो, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया, ये आनुवांशिक बीमारी है, तो बच्चा जब पैदा होता है तभी उसके शरीर में ये प्रोटीन होता ही नहीं, अलग तरह का प्रोटीन होता है। अब उसमें सारी चीज़ को परिवर्तित करके उसमें वापस डालना, कैसे उस बच्चे की काया उस नई चीज़ को रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपके शरीर में अगर कोई नई चीज़ अगर डाल दी जाए तो आपका शरीर इस तरह से बना है कि वो उसको फॉरेन बॉडी समझ के उस पर अटैक करने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि है तो ये एक छोटा सा मोती, लेकिन जैसे सारे मोती की माला की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, उसको वापस उस मोती को लगाने से ही ठीक होगी, लेकिन कुछ और गड़बड़ उसमें मोती की माला में ना हो जाए, ये इंश्योर करना बहुत आवश्यक है। मान गया आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको क्रिस्पर कैस और जीन एडिटिंग को ह्यूमंस में परमिशन होने की रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से आपको अगर आशीर्वाद हो कि सिकल सेल का सलूशन निकलना है, तो आपकी तरफ से रेगुलेटरी एजेंसीज़ को क्या हिदायत है कि वो ह्यूमंस में जीन एडिटिंग की परमिशन जल्दी से जल्दी दें? आप प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और हिदायत देते हुए फूक के कदम रखिए, मान गया बात उसकी, लेकिन कम से कम एक ब्रॉड आउटलाइन और फ्रेमवर्क तो बने। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, आपने एकदम सही जगह, सही नस पे आपने पकड़ा है। दरअसल कई बार हम उलझ जाते हैं ये रेगुलेटरी अप्रूवल्स में। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये किसी इंटेंशन से ऐसे हो जाते हैं, शायद पेपर वर्क में समय लगता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये देश की अगर ये राय है, अगर प्रधानमंत्री महोदय की ये राय है, मैं समझता हूँ इन रेगुलेटरी अप्रूवल्स को थोड़ा एक्सपीडाइट करना चाहिए। और जैसे हमारे सामने उदाहरण है, अभी हम कोविड जैसी महामारी से जूझ के निकले हैं, और शायद हमारा देश सारे विश्व के लिए एक उदाहरण है।
हम इतनी बड़ी जनसंख्या में इतनी जल्दी से हमने अपने वैक्सीन न सिर्फ तैयार किए बल्कि जनता तक उसको पहुंचाया और उसका इफ़ेक्ट हम आज देख रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री महोदय और बाकी उनके सब साथी, जिसमें हम भी उसमें इंक्लूडेड हैं, अगर इस तरह का एक एफ़र्ट लिया जाए कि ये जीनोम एडिटिंग संभव है और इसको कितनी जल्दी इस रेगुलेटरी अप्रूवल्स को संभव बनाया जाए। जैसा पल्लव जी ने कहा, आपने कहा कि फूंक फूंक के कदम रखना है, हम किसी भी स्टेप को ओवरलुक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम इन उलझनों में उलझ जाते हैं और उसमें फिर हमारा मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है। तो अभी तो हम पूरी तरह एनर्जाइज्ड हैं, एकदम संपूर्ण रूप से हमारी इच्छा है कि हम इसमें जितना योगदान कर सकें उतनी ज़ोर से करें। अगर ये थोड़ा सा समर्थन अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि CSR के वैज्ञानिकों में पूरी तरह ये क्षमता है और भारत के जो ऐसे क्लिनिशियंस हैं जो सिकल सेल एनीमिया के ऊपर बरसों से निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मिलके इसको 2047 तक नहीं, उसके पहले ही हम इसका समाधान कर सकते हैं। सो ये थे गिरिराज रतन चांडक साहब। देखिए बीच में रतन है और वो रतन की बड़ी अहमियत है। सिकल सेल एनीमिया पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उस पर कई बारी जोर दिया है कि उसका समाधान चाहिए और प्रधानमंत्री साहब के लिए भी इसमें एक मैसेज है कि जैसे प्लांट्स में जीन एडिटिंग की परमिशन मिली, वैसे ही ह्यूमंस में भी फूंक फूंक के कदम रखने के बाद कहीं ना कहीं अगर जीन एडिटिंग की परमिशन मिले तो इस तरह की जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनसे शायद जल्द समाधान मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी साहब, आपने देखा CSIR CCMB आपने जो मांगा उस पे काम कर रहा है, लेकिन उनकी भी कुछ फरमाइश है कि जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, जैसे आपने कोविड के टाइम पे सॉल्यूशंस निकाले और जगह पे भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स करे जाएं, नॉर्मल प्रोसेस में करे जाएं, लेकिन थोड़े से एक्सपीडाइटेड हों। तो सिकल सेल एनीमिया पे क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से काम हो रहा है, आने वाले टाइम में क्या कोई सल्यूशन हो सकता है, उस पे ये चर्चा हुई। और चंडक साहब खास रतन हैं, वो मेडिकल डॉक्टर हैं और साथ में रिसर्चर हैं। इस तरह के भारत में रतन बड़े कम होते हैं और उसके लिए हिंदुस्तान बहुत शुक्रगुजार है उनका कि वो ऐसी बीमारियों पे काम कर रहे हैं जिस पे कि कम तवज्जो दी जाती है। हैदराबाद से पल्लव बागला।